स्वागत है आपका कैंपी ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित शर्मा आपके बीच डिस्कस कर रहा था ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था के बारे में अपन ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चरों में। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरे मेथड के बारे में, इसकी ज़रूरत अपन को क्यों पड़ी इसके बारे में पढ़ेंगे, और क्रिस्टलों में अपूर्णता या क्रिस्टलीय दोषों के बारे में आज अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग के बारे में अपन ने बताया था कि ये दो प्रकार से थी, एक वर्ग निबिड़ संकुलन और एक था षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा था। अब वर्ग निबिड़ संकुलन में बताया था कि एक लेयर के ठीक ऊपर दूसरी लेयर उपस्थित होती है, और वहीं षटकोणीय निबिड़ संकुलन में बताया था कि एक लेयर के ठीक उसके ऊपर दूसरी लेयर उसके गर्तों में उपस्थित होती है। लेक्चर नंबर 4 में अपन ने पढ़ाया था। यदि आपने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपन ने क्लोज पैकिंग में दो बातों का डिस्कस किया था, एक संकुलन क्षमता और एक दूसरी समन्वय संख्या। एक थी संकुलन क्षमता और दूसरी थी समन्वय संख्या। तो संकुलन क्षमता अपन ने पढ़ी थी कि किसी की 68%, HCP की 72%, इसी प्रकार काय केंद्रीय की 52%, 68%, ये कुछ अपने इसके बारे में संकुलन क्षमता के विभिन्न प्रकार से इसको पढ़ा था। अब समन्वय संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई क्रिस्टल, एक क्रिस्टल कितने अनुदैर्ध्य क्रिस्टलों से घिरा हुआ है वह उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। तो आज अपन इस समन्वय संख्या में बात करने वाले हैं इसके फैक्टर। अब इसके फैक्टर क्या है, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, माना कि समन्वय संख्या इस क्रिस्टल की, ये मैंने आपके सामने क्रिस्टल बना रहा हूं, इस क्रिस्टल के ठीक ऊपर अनुदैर्ध्य क्रिस्टल उपस्थित है। अब इस क्रिस्टल की समन्वय संख्या को कैसे अफेक्ट करते हैं फैक्टर। पहला फैक्टर होता है ताप, टेम्परेचर बोलते हैं इसे, टेम्परेचर। अब ताप इसको कैसे अफेक्ट करता है इस क्रिस्टल की समन्वय संख्या को। तो समन्वय संख्या को देखते हैं, ताप को जैसे जैसे ये साइन होता है बढ़ाने का, इंक्रीज का, जैसे जैसे ताप को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाया, ताप को जैसे जैसे अपन इंक्रीज करेंगे तो इसके क्रिस्टलों के मध्य की जो दूरी होगी वो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, समन्वय संख्या, जो क्या समन्वय संख्या कम होगी, समन्वय संख्या क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे इनके क्रिस्टलों के मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी और समन्वय संख्या अपनी घट जाएगी। दूसरा फैक्टर होगा अपना दाब, जिसे बोलते हैं प्रेशर। अब प्रेशर इसकी समन्वय संख्या, इस क्रिस्टल की समन्वय संख्या को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे अपन ने प्रेशर बढ़ाया, दाब को बढ़ाया, तो जैसे जैसे अपन दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे समन्वय संख्या, वैसे वैसे समन्वय संख्या इंक्रीज या बढ़ेगी। ऐसा कैसे कि दाब से समन्वय संख्या कैसे बढ़ रही है। जैसे कि जनरल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन एक सिलेंडर होता है, अब उस सिलेंडर में
अपन 15 लीटर गैस भरी जाती है, वो कैसी भरी जाती है, उसका एक रूल होता है कि उसको लो टेम्परेचर व हाई प्रेशर पे गैस के कणों को अपन भरा जाता है, और गैसों के कणों को भरे जाने पर गैस उसमें लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है और सिलेंडर में उसको भरी जाती है। तो उसी प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे कि दाब बढ़ाएंगे तो इनके क्रिस्टलों में नजीक आ जाएंगे, और नजीक आने पर इनकी क्या होगी, समन्वय संख्या बढ़ जाएगी। ये तो होगा अपना समन्वय संख्या को फैक्टर करने वाले अफेक्ट। अब बात करते हैं इसी क्रिस्टल को लेते हुए कि जो ये क्रिस्टल है अपना, इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर्स को अपन कैसे पता लगाते हैं कि इसकी षटकोणीय होती है, इसकी काय केंद्रीय होती है, इसकी घनीय इसकी संरचना होती है। यह अपन को कैसा पता चलेगा कि इसकी संरचना काय केंद्रीय या षटकोणीय है, घनीय है या वर्ग निबिड़ है। इसकी संरचना को पता कैसे लगाएंगे कि इस क्रिस्टल की काय केंद्रीय षटकोणीय घनीय वर्ग निबिड़ संकुलन में इसकी संरचना कौन सी है, अपन को कैसा पता चलेगा। तो इसकी संरचना का पता लगाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो मेथड है एक्स-रे। एक्स-रे का मतलब होता है एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड, एक्स-रे विवर्तन। कौन सा? एक्स-रे विवर्तन। एक्स-रे विवर्तन मेथड के द्वारा अपन काय केंद्रीय, षटकोणीय, घनीय और वर्ग निबिड़ीय संकुलन क्षमता, संकुलन इनका नाम दे पाते हैं, इनका पता लगा पाते हैं कि ये घनीय प्रकार से है, ये वर्ग प्रकार से है और इसकी षटकोणीय इसकी व्यवस्था है। ठीक है, वो होती है एक्स-रे विवर्तन मेथड। अब बात आती है 1913 की। ठीक है, 1913 की बात आती है। साइंटिस्ट होते हैं दो। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? दो, एक WH ब्रेक और दूसरा था WL ब्रेक। बात है 1913 की। साइंटिस्ट हुए अपने बीच दो, जिन्होंने एक्स-रे विवर्तन मेथड के द्वारा इनकी संरचना को प्रूफ किया। एक तो WH ब्रेक और दूसरा था WL ब्रेक। तो आपको बताएं WH ब्रेक और WL ब्रेक ने क्या कहा। इनके पार्टिकल के बीच में जो ये क्रिस्टल है, इनके बीच की डिस्टेंस d, इनके बीच में डिस्टेंस d दूरी, इसको क्या बोल रहे थे? दूरी। और इनकी तरंग धैर्य, तरंग धैर्य को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्बडे के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बोलते हैं तरंग धैर्य। तरंग धैर्य WH ब्रेक, WL ब्रेक ने 1913 में डिस्टेंस d और तरंग धैर्य लैम्बडा के बीच एक संबंध स्थापित किया और उन्होंने कहा कि इस संबंध के द्वारा किसी भी क्रिस्टल की संरचना का अपन पता लगा सकते हैं कि उसकी संरचना किस प्रकार से होगी और कैसे अपन उसको पता लगाएंगे। तो उन्होंने लैम्बडा और डी में संबंध स्थापित किया, वो था n लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। थीटा उनके बीच कोई कोण है, d यहां पे है डिस्टेंस दूरी, ठीक है, लैम्बडा यहां पे है तरंग दैर्घ्य
और n कोई भी संख्या हो सकती है। कोई भी संख्या हो सकती है। इसको समीकरण को एक नाम दिया गया था n लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। इस समीकरण को WH ब्रेग व WL ब्रेग ने ब्रेग समीकरण नाम इसका दिया गया। इस समीकरण का क्या नाम दिया गया था? WH ब्रेग और WL ब्रेग ने उनके सम्मान में इस समीकरण का नाम ब्रेग समीकरण रखा गया था। यह हुआ एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के बारे में कि उन्होंने इस प्रकार से क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया। अब बात आती है क्रिस्टलों में अपूर्णता या क्रिस्टलीय दोष। अब बात आती है क्रिस्टलों में अपूर्णता या ऑब्लिक क्रिस्टलीय दोष। अब ये क्रिस्टलीय दोष या क्रिस्टलियों में अपूर्णता से क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है? तो अपन को जैसे कि मैंने अभी क्रिस्टल बनाया था आपके सामने, इस प्रकार से क्रिस्टल बनाया, यह क्रिस्टल है। अब ये क्रिस्टल अपन ने बना दिया। अब अपन को कैसे पता चलेगा ये क्रिस्टल पूर्णतः है, ठोस है? अब ठोस है तो ये पूर्णतः शुद्ध है या आदर्श है या अशुद्ध है? तो इसके बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं तो क्या होता है। दूर से देखने पर यह क्रिस्टल दिखता है आइडियल क्रिस्टल नजर आता है, लेकिन जब रियल क्रिस्टल की बात करें ये आदर्श क्रिस्टल हुआ और ये वास्तविक हुआ। अब आदर्श क्रिस्टल के बारे में कहते हैं जो इसके क्रिस्टल जो परमाणु आपस में बंधित होते हैं वो बिल्कुल उनकी अरेंजमेंट, उनकी व्यवस्था बिल्कुल नियमित होती है। लेकिन जब रियल की बात आती है तो उनके जो अणु हैं उनमें व्यवस्था इनकी व्यवस्था होती है जो कि आदर्श है, उनकी व्यवस्था नियमित होती है। लेकिन जब रियल की बात आती है तो इनकी व्यवस्था अनियमित होती है। इनकी व्यवस्था अनियमित होती है और इनकी व्यवस्था नियमित होती है। यह क्रिस्टलों में अपूर्णता क्रिस्टलीय दोषों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही अपन रियल कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं उसको क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं। आदर्श का मतलब होता है उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जो अपन वास्तविक लेते हैं, रियल लेते हैं, उनकी व्यवस्था अनियमित होती है। वो अनियमित हो सकती है, किसके कारण हो सकती है? उनके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर है ताप और दूसरा फैक्टर है अशुद्धता। पहला फैक्टर है ताप और दूसरा फैक्टर है अशुद्धता। तो इसको कैसे पता लगाते हैं वो अपन देखते। क्रिस्टलों में अपूर्णता, ताप और अशुद्धता। अब देखते हैं ताप के बारे में। ताप और अशुद्धता क्रिस्टलीय दोष का कारण क्यों बनती है या क्रिस्टलों में अपूर्णता का कारण ताप और अशुद्धता क्यों है? तो अपन जानते हैं क्रिस्टलों में दोष। तो इसको दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। पहला है ताप और दूसरा है अशुद्धता।
अब पहला फैक्टर है ताप। ये किस प्रकार से किसी क्रिस्टल में अशुद्धता, क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न करता है। पहला फैक्टर ताप। माना कि कोई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, आइडियल है, आदर्श क्रिस्टल है। अब आदर्श क्रिस्टल में क्या होगा, उसकी व्यवस्था नियमित होगी। आदर्श क्रिस्टल को ताप प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब आ जाते, जैसे अपन रियल क्रिस्टल लेते हैं, रियल क्रिस्टल या वास्तविक क्रिस्टल लेते हैं, तो वास्तविक क्रिस्टल में क्या होता है, जैसे जैसे अपन ताप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न होगा, दोष उत्पन्न होगा। अब ये दोष उत्पन्न कैसे होगा, क्रिस्टलों की व्यवस्था अनियमित हो जाएगी और अनियमित होने के कारण क्रिस्टलों में समन्वय, संख्या व संकुलन क्षमता दोनों प्रभावित होगी। इस प्रकार से ताप क्रिस्टलों में क्या दोष उत्पन्न करता है। अब आ जाती है अशुद्धता के बारे में। क्रिस्टलों में दोष को अशुद्धता कैसे प्रभावित करती है या अशुद्धता क्यों बोला गया। तो माना कि कोई क्रिस्टल है अपना, अब क्रिस्टलों में कणों की व्यवस्था बिल्कुल नियमित रूप से हो रही है, वो क्रिस्टल तो क्या कहलाता है, आइडियल। अब माना कि अशुद्धता कैसे अफेक्ट कर रही है, ये क्रिस्टल है अपना, इसकी व्यवस्था बिल्कुल नियमित है, एक क्रिस्टल के ऊपर दूसरा क्रिस्टल उपस्थित है, ये इसकी व्यवस्था कौन सी है, नियमित व्यवस्था है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इनकी व्यवस्था नियमित नहीं होती और कोई गड्ढे के ऊपर उपस्थित होता है, कोई उस कण के ऊपर उपस्थित होता है, कोई गड्ढे के ऊपर, कोई कण के ऊपर, कोई गड्ढे के ऊपर, कोई कण के ऊपर उपस्थित होने के कारण इनकी व्यवस्था में क्या हो जाता है, व्यवस्था अनियमित हो जाती है। और अनियमित व्यवस्था के कारण क्रिस्टलों में क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। उस क्रिस्टल को अशुद्धता दोष कहते हैं। तो क्रिस्टलों में दोष दो प्रकार से अफेक्ट कर रहे हैं, एक प्रकार से ताप और दूसरी प्रकार से अशुद्धता। आपको बताएं ठोस अवस्था के नोट्स लास्ट 2 लेक्चरों बाद क्या ठोस अवस्था खत्म हो जाएगी। तो ठोस अवस्था के नोट्स हमारी टेलीग्राम चैनल कैंफी ऑनलाइन एकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपन बिंदु त्रुटि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक ठोस अवस्था को लेके चलते हैं, तो एक ठोस अवस्था में एक पार्ट देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। कौन सा, बिंदु त्रुटि। कौन सा, बिंदु त्रुटि। अब बिंदु त्रुटि, त्रुटि मतलब एरर और बिंदु मतलब पॉइंट। अब बिंदु मतलब कोई क्रिस्टल है, यह क्रिस्टल है, पूरा ठोस अवस्था क्रिस्टलों पर आधारित है, क्योंकि छोटे छोटे क्रिस्टल मिलकर एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्रिस्टल बनाया है अपन ने, अब इस क्रिस्टल में क्या होगा, कोई भी कण और आयन और परमाणु, इन क्रिस्टलों में कोई कण, आयन या परमाणु, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कण हो सकता है, आयन हो सकता है और परमाणु हो सकता है। इन कण, आयन और परमाणु में विचलन उत्पन्न होता है, और विचलन से मतलब होता है या तो कमी होगी, अधिकता होगी, एक परमाणु बाहर निकल सकता है, इनके बीच आ सकता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, विचलन बोलते हैं। इन कणों के मध्य विचलन उपस्थित होने के कारण
त्रुटि उत्पन्न होती है और वह त्रुटि क्या कहलाती है? बिंदु त्रुटि कहलाती है। यह बिंदु त्रुटि को अपन ने एक्सप्लेन किया आपके बीच। अब बिंदु त्रुटि होती है 3 प्रकार की। पहला प्रकार है स्टाइकोमेट्री या रस समीकरण मिति। पहली त्रुटि है स्टाइकोमेट्रिक, और बोल सकते हैं इसको रस समीकरण मिति। पहली बिंदु त्रुटि का टाइप है स्टाइकोमेट्री या रस समीकरण मिति। दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। यह कौन सा उदाहरण है? दूसरा, पहला स्टाइकोमेट्रिक रस समीकरण मिति बोलते हैं, दूसरा होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक बोलते हैं। अब तीसरा है अशुद्धता त्रुटि। ठीक है, यह है बिंदु त्रुटि के 3 टाइप। स्टाइकोमेट्रिक जिसको रस समीकरण मिति बोलते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, और तीसरी है अशुद्धता त्रुटि। अब पढ़ते हैं, पहला टाइप है अपना स्टाइकोमेट्रिक का। अब स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि में होता क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले अपन इसको देखते हैं और इसके टाइप देखते हैं। तो स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि में जो अपन क्या देखते हैं, इस त्रुटि में धनायन पॉजिटिव एंड ऋणायन नेगेटिव दोनों का अनुपात, दोनों का जो अनुपात होगा वो कौन सा होगा? समान होगा। अनुपात ऋणायन और धनायन का इस प्रकार की स्टाइकोमेट्री या रस समीकरण मिति में अनुपात क्या होगा? समान होगा। इस बेसिस पे रस समीकरण मिति को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शॉर्टकी और दूसरा है फ्रैंकल। कौन सा 2 टाइप हो गया? एक तो होता है शॉर्टकी और दूसरा है फ्रैंकल। ठीक है, शॉर्टकी और फ्रैंकल को आने वाली अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, और नॉन स्टाइकोमेट्री और अशुद्धता त्रुटि को भी नेक्स्ट आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।